हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। हम लोग जैसे आपके कमेंट बहुत आ रहे थे, उस कमेंट पर को देखते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सामान्य को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और सामान्य विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान है उसको हम आज से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। यानी भौतिक विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में दिखने को, अगर विज्ञान का जो एक सब्जेक्ट है जो भौतिक विज्ञान है उससे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो भौतिक विज्ञान से मिलते हैं। तो भौतिक विज्ञान का हम लोग क्या करेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वह भी वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों, तो वन लाइनर के फॉर्मेट में आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, 15 मिनट या 20 मिनट आपका बस समय लूँगा और 15 या 20 मिनट में वो देकर जाऊँगा आपको जो कोई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो 15 से 20 मिनट आप मुझे समय दीजिए और मेरे पर विश्वास रखिए और क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए भौतिक विज्ञान का जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह यांत्रिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे। और यांत्रिकी में क्या क्या आएगा, तो यांत्रिकी में जैसे आपका मात्रक, इकाइयाँ हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है, मात्रक वगैरह हो गया, ठीक है, सूत्र फार्मूला हो गया, भौतिक इकाइयाँ हो गई, मूल मात्रक, मूल इकाइयाँ, ये सब जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बेसिक हैं भौतिक विज्ञान का, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग समझ जाएंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पूरा आप वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये टीचर कैसा है। ठीक है, हम टीचर भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, आपके जैसे एक स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ मुझे दिक्कत होती है लमसम में वहीं दिक्कत आपको भी होती है। ठीक है, और क्या हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक बार अगर हम थ्योरी पढ़ लिए हैं तो हमें क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए। और रिवीजन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सर जी, जो भी कह लो वो लेकर आया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है तो ध्वनि की तीव्रता नापने में। तो ध्वनि की तीव्रता नापने में अगर क्वेश्चन पूछे किस इकाई का प्रयोग होता है तो डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में होता है, ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला क्वेश्चन कर रहा है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर नापने की क्या इकाई है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है किस में नापा जाता है, एम्पियर में। ठीक है, इकाई, इकाई क्या होती है दोस्तों, इकाई क्या होती है, किसी चीज़ के नापने, यानी उसका मात्रक होता है। अगर दूरी का मात्रक हो जाए तो मीटर होता है। ठीक है, तो यार ये दूरी को नापना है तो मीटर में। ठीक है, अगर कोई लिक्विड पदार्थ है उसको नापना है तो लीटर में, कोई भारी पदार्थ है जैसे ठोस पदार्थ है उसको नापना है तो किलोग्राम में, तो उसका मात्रक है। यानी आप अगर किलोग्राम का नाम लेंगे, आप मीटर का नाम लेंगे, आप लीटर का नाम लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, वही इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा जो नापने का है, अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की जो मापने की इकाई है वह क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रथा क्या कर रहा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको रट लो। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, एसआई पद्धति को कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या हमको मूर्ख समझा है, नहीं भाई, मूर्ख क्यों समझेगा, हम तो मूर्ख हैं ही, वो समझेगा क्यों। एसआई पद्धति ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, किसी भी मात्रक का जो इकाई होता है वह एसआई पद्धति को याद रखेंगे तो वह क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यानी हर जगह हमारा जो देश है सब जगह क्या होगा, यही इकाई का प्रयोग होता है, कौन, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का। तो 1971 में किसका लागू किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है, उसे लागू किया गया। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन भी होता है, न्यूटन भी होता है, और क्या होता है, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और डायन भी होता है, और क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो लेकिन जो एसआई पद्धति वह क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है, और यह न्यूटन ही क्या है, यह हर जगह है, हर देश में है। ठीक है दोस्तों, तो एसआई पद्धति को समझ गए होंगे। यह कब लागू किया गया है, 1971 में लागू किया गया है। सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना और कह देना कि सर गलत हो रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। जो खाने वाली ऊर्जा है उसको किस ऊर्जा में, किस इकाई में मापते हैं, खाद्य ऊर्जा को किस ऊर्जा में
किस इकाई में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, यानी खाद्य ऊर्जा। क्या बोलते हैं, हमें 50 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए, या इस कोई पैकेट होता है, कोई चीज़ होता है, कोई पेय पदार्थ होता है, जैसे कोका कोला हो गया, क्या हो गया, किसी तरह का जो पेय पदार्थ है या कोई चीज़ होता है, उसमें लिखा रहता है कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। तो वहीं जो कैलोरी ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा होता है, उसी को कैलोरी में नापते हैं। वहीं बोल रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस ऊर्जा इकाई में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन करा है विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। जो विद्युत मात्रा है उसकी क्या इकाई है, एम्पियर है। वहीं कह रहा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर। तो लैस की शक्ति की इकाई अगर पूछे तो एसआई पद्धति में लैस की शक्ति की इकाई पूछे तो क्या होता है, डायोप्टर होता है। याद रखेंगे, लैस की शक्ति की इकाई क्या होता है, डायोप्टर। इसका अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या करना है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ क्या है, किरण वन लाइनर के नाम से एक बुक पढ़ा है, एक क्या पीडीएफ पढ़ा है, उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। और धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। ऊर्जा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, तो इकाई किसकी है, जूल, ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक कौन है, ल्यूमेन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी मात्रक है, क्यूरी किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, किसकी इकाई है, क्यूरी जो है, क्यूरी, ठीक है। तो रेडियोधर्मिता की है, किसकी है, रेडियोधर्मिता की है। याद रखेंगे दोस्तों, रेडियोधर्मिता की है। हमें तो याद ही नहीं रहता दोस्त सर, तो याद नहीं रहता तो पेपरों में नहीं होगा, पेपरों नहीं निकलेगा, इसीलिए तो नहीं निकलता है। याद तो करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार देखो वीडियो, याद क्यों नहीं होगा। रेडियोधर्मिता की जो इकाई है वो क्या है, क्यूरी है, ठीक है। और जो दाब का मात्रक है, मात्रक का इकाई एक ही होता है, इकाई या मात्रक, मात्रक भी कह सकते हो, उसे इकाई भी कह सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो दाब का जो मात्रक है वो क्या है, पास्कल है, क्या है, पास्कल है। वहीं कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। ये सब क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, यानी इसे याद रखना है हमें। प्रकाश वर्ष की क्या इकाई है, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वह किसकी इकाई है, दूरी का। तो दूरी का जो इकाई है, दूरी का इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष भी है, दूरी का इकाई क्या है, मीटर भी है, ठीक है। तो लंबी दूरियों को नापने में प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। जड़त्व का माप क्या है, तो जड़त्व का माप क्या है, द्रव्यमान। तो जड़त्व का जो माप है वह क्या है, द्रव्यमान है। अगला वही क्वेश्चन करा है एंगस्ट्राम क्या मापता है, तो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य किस में मापते हैं, एंगस्ट्राम में। तो तरंग दैर्ध्य किस में मापते हैं, एंगस्ट्राम में। तो एंगस्ट्राम क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य मापता है, याद रहेगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो जो न्यूटन संबंधी गुरुत्वाकर्षण हम लोग नियम पढ़ते हैं कि न्यूटन बैठा था एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि यह किस तरह से गिर रहा है, तो उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया उसी को देखते हुए, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके पहले भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम को बता दिया था कि पृथ्वी पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, जिससे क्या होता है, ऊपर से वस्तुएं नीचे आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वह कौन व्यक्ति है, वह ब्रह्मगुप्त था। कौन था, ब्रह्मगुप्त था, लेकिन ऑफिशियली उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण को भी उसके पहले, न्यूटन के पहले बताया था कौन, ब्रह्मगुप्त ने। लेकिन ऑफिशियली जो है विज्ञान में जो लिखा गया है, जिसका यूज होता है, वह कौन है, न्यूटन बाबा हैं। कौन है, हमारे न्यूटन बाबा हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। अगर जो एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी है, ठीक है, अगर उसको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, जो पेंडुलम होता है जी, टन 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 बोलता रहता है, ठीक है। तो जो पेंडुलम होता है, ठीक है, उसको अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ठीक है, तो पेंडुलम की गति कैसी होगी, सुस्त होगी या तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सुस्त होगी। क्या होगी, सुस्त होगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से, और क्या बोल रहा है, जो प्रकाश है वोल्टी सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से, ठीक है, फिर से सुनो, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका, प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली, फील मत लेने लगना, ठीक है, कि सर बैठे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं,
क्या करते हैं, गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो गद्दा होता है जिस पर हम सोते हैं, लेटते हैं, ठीक है, जो सोफा होता है जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है, जो गद्दा होता है जिस पर हम बैठते हैं, जिस पर हम सोते हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, अगर उसमें हम लेटेंगे तो थोड़ा अंदर हो जाते हैं, सोफा पर बैठते हैं थोड़ा अंदर हो जाते हैं, यानी क्या होता है, उसके स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी उसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो आर्कमिडीज है। तो आर्कमिडीज जो है वह किससे संबंधित है, उत्प्लावकता से संबंधित है। आर्कमिडीज किसका सिद्धांत देते हैं, उत्प्लावकता का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा, क्या बोल रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, किस पर, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। क्या क्या, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बता देना क्या रहा है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, द्रव में आंशिक, या द्रव क्या होता है, जैसे जल हो गया तो क्या हो गया, द्रव हो गया, बाल्टी से भरा जल हो क्या हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, उसमें आंशिक या मतलब थोड़ा, या पूर्णतः डूबा हुआ कोई ठोस है। ठीक है, ठोस का मतलब क्या हो गया, ठोस का मतलब कुछ भी हो गया। जैसे हम मिट्टी से बने कोई पदार्थ को ले लेते हैं, वह भी क्या होता है, ठोस होता है। अगर वह आंशिक डूबा हुआ है या पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, तो वह किस पर, जो उसमें अगर डुबाते हैं तो उछाल करता है ना, तो उछाल करता है। अगर डुबाएंगे तो पूरा नहीं डूबेगा, यानी उसमें पानी की जो मात्रा है वह उछाल मारेगा। वह किस पर निर्भर करता है, वह किस पर निर्भर करता है, ठोस जो है, जो ठोस पदार्थ है उसमें डाल रहे हैं उसकी द्रव की मात्रा पर, उसके द्वारा जो हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। जल के पृष्ठ पर लकड़ी फेंक देंगे तैर जाएगा, नाव फेंक देंगे तैर जाएगा, ठीक है, लेकिन लोहा का टुकड़ा नहीं तैरता है। क्यों नहीं तैरता है, क्यों नहीं तैरता है भाई, लोहा का टुकड़ा क्यों नहीं तैरता है, क्या कारण है कि लोहा का टुकड़ा पानी में नहीं तैरता है। उसका कारण है कि जो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार है, जो लोहा है उसके द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वह लोहे के भार से कम होता है। यानी कोई वस्तु जल में कैसे तैरती है, अगर इसको हम डिफाइन करें, यानी इसको हम परिभाषित करें कि कोई वस्तु जल में कैसे तैरती है, तो वह कैसे तैरती है। अगर हम, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह पानी में तैरता है और कोई व्यक्ति है पानी में डूब जाता है, तो क्यों डूब जाता है, तो पानी में क्या करना पड़ता है, अपने भार, जितना मेरा भार है, यानी मेरा भार इस समय 60 kg है, आपका भार जो भी हो, तो अगर हमारा भार 60 kg है, हम अपने हाथों के द्वारा या शरीर के द्वारा 60 kg से अधिक भार क्या करेंगे, हटा देंगे, पानी 60 kg से अधिक पानी हटा देंगे तो हम तैर पाएंगे। यानी अपने भार से अधिक हम पानी को विस्थापित करेंगे, हटाएंगे, तभी तैर पाएंगे। ठीक है, अगर कम हटाए तो डूब जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है, जो लोहा का टुकड़ा है अगर उसको पानी में डालेंगे तो जो उससे पानी हटता है वह लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए वह क्या होता है, डूब जाता है। और यह किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्कमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है, तो आर्कमिडीज का सिद्धांत भी यही है, याद रहेगा ना दोस्तों, याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है। तो एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। ठीक है, सदिश जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, सदिश दिशा सहित, ठीक है, परिमाण और दिशा सहित, यानी परिमाण भी होता है, मात्रा भी होता है और दिशा भी होता है, किस दिशा में इसको जाना है। ठीक है, तो सदिश क्या होता है, दिशा, स मतलब सहित, दिशा, दिशा सहित। ठीक है, सदिश राशि, तो जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो वह कौन होता है, सदिश राशि होता है। उसमें कौन कौन आएंगे, वेग, संवेग और कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग, संवेग, कोणीय वेग, ये सब किसके हैं, तो सदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें दिशा ही नहीं होती, अदिश राशि जिसमें दिशा ही नहीं होती वह क्या है, अदिश राशि है। तो उसमें क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, बल बराबर क्या होता है, यमय, बल बराबर एफ, बल को एफ से दर्शाते हैं, यमय, यम क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल होता है, क्या होता है, बल होता है। वहीं अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जो उपस्थित है भार वह क्या होता है, घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। जो मात्रा है वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी हम चंद्रमा पर उतरेंगे तो हमारे शरीर में जो मात्रा है वो तो वहीं रहेगा ना भाई,
वो तो परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो हमारा भार है वह चंद्रमा पर क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, चंद्रमा पर घट जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है, इसीलिए व्यक्ति का भार चंद्रमा पर जाने पर घट जाता है। ठीक है, यही रीजन है, इसी को याद रखना है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार कम हो जाता है, लेकिन उसमें जो उपस्थित मात्रा है हमारे पेट में अतड़ी पतड़ी लतड़ी जो भी है, ठीक है, वह क्या होगा, वहीं रहेगा ना, कि बदल जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, वो तो रहेगा ना। तो वही मात्रा है, हमारे शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा वही है। ठीक है, तो वह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, इस तरह से पढ़ाने वाला कमी आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया से पढ़ो। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं। कोई पिंड है, उसके उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्या बोला, समझ में आया ही नहीं सर जी, क्या बोला, समझ में आया ही नहीं सर जी। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है, पहले जड़त्व को समझ लेते हैं तब इस क्वेश्चन को समझेंगे। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम कहता है कोई भी वस्तु जिस अवस्था में बनी है, ठीक है, यानी हम बैठे हैं तो हम उसी अवस्था में बना रहना चाहते हैं। यानी क्वेश्चन पहले का जड़त्व का नियम सुनेंगे कि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो कोई वस्तु है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहती है, बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कोई वस्तु है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। ठीक है, यही जड़त्व का नियम है। वहीं कह रहा है एक विरामा का जड़त्व होता है, एक गति की जड़त्व होता है। यानी विरामा का जड़त्व क्या है कि जब कोई शांत वस्तु बैठी है तो विराम अवस्था में है, जब कोई वस्तु चल रही है तो वह गति की अवस्था में है। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। विराम क्या होता है, आराम को विराम कहते हैं। ठीक है, तो विराम का मतलब क्या है, जब कोई वस्तु क्या है आराम से बैठी है तो विराम का जड़त्व हो गया, जब कोई वस्तु चल रही है तो गति का जड़त्व हो गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पिंड के उस गौण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति, विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। यानी जो न्यूटन है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, न्यूटन का नियम दिया, न्यूटन का 3 नियम दिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसका तीसरा नियम है। तो पहला नियम क्या है, न्यूटन के 3 नियमों में पहला जो नियम है वह किसका नियम है, जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वह किसका है, जड़त्व का नियम है। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है किसकी है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो कौन है, पारसेक है। तो दूरी की इकाई कई हो गई, मीटर हो गई, ठीक है, मीटर हो गई, एक क्या हो गई, एक प्रकाश वर्ष हो गई। ये सब क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और एक हो गई पारसेक जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, कौन है, पारसेक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो घनत्व। जो वायुमंडल में बादल कैसे तैरते हैं भाई, ये भी सोचने वाली बात है ना। क्या भगवान आकर तैराते हैं उनको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है वैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार पर बादल क्या करते हैं, आकाश में तैरते हैं, वो भी किसके कारण, घनत्व के कारण। ठीक है, किसके कारण, घनत्व के कारण। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। जो आइसबर्ग है, ठीक है, जो आइसबर्ग है यानी जो बर्फ है, ठीक है, तो क्या होता है, क्या बर्फ के नीचे भी बर्फ रहता है, रहता होगा, लेकिन बर्फ के नीचे पानी रहता है। ठीक है, तो पानी में अगर बर्फ है तो उसका कितना भाग पानी के अंदर रहता है और कितना भाग ऊपर रहता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना भाग ऊपर रहता है, अगर बर्फ का 10 भाग कर दिया जाए तो उसका 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है, यानी 1/10वां भाग, 10 भाग का 1 भाग ऊपर रहता है जल के और बाकी सब अंदर रहता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई नाव नदी में क्या कर रहा है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, नदी से समुद्र में, यानी जब कोई मछली नदी से समुद्र में जाती है, तब वही बात है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, यानी सीना चौड़ा कर लेती है कि अब आ गए हम बड़े घर में।
तो जब कोई नाव है वह नदी से समुद्र में जाती है तो क्या हो जाती है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखेंगे, जो पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इंपोर्टेंट लगा लेना। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। घनत्व क्या, अगर वस्तु की मात्रा हम बदल दें, ठीक है, हमारा जो शरीर है उसमें से कुछ निकाल लें, हाथ काट के निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो मेरा घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। याद रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो क्वेश्चन होगा, जो आगे का क्वेश्चन है, वो इसी हम क्या करेंगे, इसका एक प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और क्लास 1 क्लास 2 के नाम से सीरियल वाइज पूरा डाल देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आज इतना पढ़े हैं, तो इतना पढ़े हैं। अगला जो पार्ट 2 होगा उसमें पूरा इसका टॉपिक का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे अगले पार्ट में। अभी हमें कुछ काम है दोस्तों, तो हम काम करने जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेबर कर लें, थोड़ा सफाई वफाई कर लें। ठीक है दोस्तों, तो काम करने जा रहे हैं, मजाक कर रहे थे, लेकिन सफाई वफाई तो करना जरूरी है, तो सफाई कर लेते हैं। तो काम करने थोड़ा सा जा रहे हैं, तो इसलिए अब हमारे पास समय नहीं है, और 20 मिनट हो भी चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अगला वीडियो आएगा। ठीक है, अगला वीडियो आएगा, अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो। ठीक है, तो अगला वीडियो आएगा, और अगला वीडियो भी देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। आप हमारे साथ पढ़िए, हम आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, बस धन्यवाद।